हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। अब तो भाई आपको सामने से दिख भी गया है कि आपका पेपर कहाँ लगा है, कैसे जाना है, ये आप लोग डिसाइड कर लेना। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी के वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपसे पूछा था कि भाई जिन लोगों का अगर किसी का भी पीसीएस का पेपर यहाँ पे लगा हो हरदोई में, और अगर वो उसको सेंटर का ना पता हो कि कहाँ पे है, कैसे पहुँचना है या कुछ भी है, लेकिन कल ही तो पेपर, आज ही तो पेपर है यार, मैं इस वीडियो को डाल के भी क्या फ़ायदा, कोई देखेगा तो है नहीं, और ये बात पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं। चलो कोई नहीं है। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, लखनऊ में किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो कि मैं सेंटर पे कैसे पहुंचूंगा या मेरा पेपर कहाँ पे है, ये कैसा क्या है, तो आप मुझे बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो आज की जो क्लास है अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वैसे हम लोग आंसर देते रहेंगे। 51 नंबर में लिखा हुआ है कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या झांसी। जैसा कि कालीकट में का आता है, कालीकट से का से कालीकट, का से केरल। अब ये मत कहना का से तो कर्नाटक भी होता है, वो तो अलग चीज़ है। फिर आपको याद करने के पैटर्न तो बहुत सारे बन सकते हैं, आप किस तरीके पे याद करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोदय योजना का जो प्रस्ताव था वो जयप्रकाश नारायण इन्होंने ही रखा था, ठीक है। और इस योजना जो है मुख्य रूप से भूमि सुधार और विकेंद्रीकृत भागीदारी पर आधारित था। तो जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, 63 राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है? तो रीवा, जयपुर, चंडीगढ़ और लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग, अच्छा, राष्ट्रीय वनस्पति जो उद्यान या उद्योग है, ठीक है, तो वो जो है आपको ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, ठीक। ये CSIR द्वारा जो है 1953 में इसको बनाया गया था, CSIR, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा, कहाँ गया? लखनऊ, ये है चौथे ऑप्शन पे भाई। 54 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन हर्यक वंश की राजधानी थी? हर्यक वंश की राजधानी पूछी जा रही है कि कौन सी थी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना हुई कब थी। तो 544 ईसा पूर्व जो है हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो भाई बिंबिसार ने की थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? बिंबिसार के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह या पाटिल, सॉरी, गिरिब्रज जिसको कहते थे, गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज वो थी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? राजगृह कह लीजिए या गिरिब्रज, मैं आपको लिख ही देता हूं, ठीक है। चलिए, 55 नंबर देखेंगे भाई। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने 1206 में, पहले तो यहाँ पे लिख दें 1206, ठीक है। इसने 1206 में जो है राजवंश, कौन सा? दास राजवंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल बख्श कहा जाता था। और इसी ने दिल्ली में जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य शुरू कराया था। क्या कराया था? शुरू कराया था। याद रखना, कुतुब मीनार को 3 लोगों ने कंप्लीट कराया है। इसने शुरू कराया था, इल्तुतमिश, और एक और कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, एक और था, देखो तो मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग से ऊपर से स्किप हो गया है। चलिए, 56 नंबर देखेंगे। आधी रात का सूरज, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बार पूछे जा चुका है। तो जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो जो नॉर्वे है, कौन सा? नॉर्वे जो है, ठीक है। ये आधी रात का सूरज, मतलब आधी रात का जो सूरज है इसी देश को कहा जाता है। ये एक यूरोपीय देश है और उत्तरी भाग अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है और यहाँ मई के मध्य जुलाई तक 24 घंटे सूरज चमकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर, कामराज पोर्ट लिमिटेड में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है कामराज पोर्ट लिमिटेड? तो ये कामराज पोर्ट लिमिटेड जो है कच्छ, चेन्नई, कोची या मुंबई, अच्छा तो चेन्नई में हो जाएगा। ये 24 किलोमीटर चेन्नई से जो है उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? कोरोमंडल के तट पर ये आपको स्थित हो जाएगा, चेन्नई में।
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में आसानी से दे सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो आप लोग तो जवाब दे ही देंगे क्योंकि सरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसकी स्थापना कब हुई थी। ये 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी और ये सबसे पहले श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा मैं आपको हिंट नहीं दे सकता हूँ, इतनी तो बहुत हेल्प हो गई, इतने में तो आप जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। चलिए 59 देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निश्चित है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, माइक भाई कहाँ भागे जा रहे हो यार। ठीक, जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है तो वो कितने में मिल जाएगी? 368 अनुच्छेद 368 में आपको देखने को मिल जाएगी। और जो अनुच्छेद 368 है यानी कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये ली कहाँ से गई है? तो ये भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है इसको। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में है। अनुच्छेद कौन सा है? तो भाई अनुच्छेद आपका 368 है। किस संविधान से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो अब आपको ये तीनों क्वेश्चन एक जगह से ही मिल जाएंगे, इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, पहले तो 368 पे क्लिक हो जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो देखो लोकसभा में अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ लाना है, सरकार के ही खिलाफ लाओगे, किसी के खिलाफ, क्या मेरे खिलाफ थोड़ी ना ले आओगे, तो आपको कम से कम 50 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? तो आपको जब भी लोकसभा में किसी विपक्ष पार्टी के लिए जब आपको लगे कि यार ये तो सही काम नहीं कर रहे हैं और इनकी कुछ नीतियां हैं वो नहीं सही हैं, तो आप उसके खिलाफ जो है एक बहुमत पास कर जो है मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाएं और आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके पास बहुमत नहीं है या वो सदन में जो है सरकार विश्वास खो चुकी है, तो अब आप विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है बहुमत हासिल होने पर मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। नियम 198(2) के अनुसार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। चलिए भाई फिर आगे बढ़ेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सार्क की स्थापना पूछी जा रही है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस तरह आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा की आपकी ज़रूरत नहीं है। वैसे सार्क के सदस्य के देशों के नाम एक बार और बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कहीं पूछ दें। देखो इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इतने देश हैं सार्क में। ठीक है, चलिए टोटल देश कितने हैं? अच्छा हाँ, ये गिन लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, 8 देश हैं टोटल। भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जो भारत और चीन की सीमा रेखा है, डूरंड, मैकमोहन, 24 समांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत और चीन के जो बीच की रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो भारत में कर्क रेखा है वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें भी राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, टोटल ये 8 राज्य हैं। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर में। ऐसे तो आपको भले ये हो सकता है डेट ना याद रहे, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आपको दिसंबर याद होगा। तो दिसंबर, उस हिसाब से देखा जाए तो सबके सब दिसंबर के ऑप्शन दे दिए। अब क्या करोगे? तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा 7 दिसंबर इसकी डेट होती है। ठीक है, सशस्त्र झंडा दिवस ये मनाया जाता है। इस देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुल देशांतर रेखाएं जो हैं वो हैं कितनी? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है। अगर देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो कितनी है? टोटल 360 देशांतर रेखाएं बनेंगी। ठीक,
ऊर्जा का नवीकरण जो स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरण जो स्रोत है वो क्या है? ठीक है, चलो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत वो क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, पौधे और यूरेनियम। तो क्या हो जाएंगे? जो ऊर्जा का नवीकरण जो स्रोत हो जाएगा वो पौधे हो जाएंगे। ठीक है, ये नवीकरण स्रोत। चलिए 67 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है? अब नोबेल गैसों के तत्व में से कौन सा इनमें से जो है वो नहीं है? तो हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो अक्रिय गैसों को ही नोबेल गैस कहा जाता है और हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। चलिए फिर आगे देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर संगीत, वाद्य यंत्र के लिए, खाद्य उद्योग के लिए, बुनाई के लिए, संचार के लिए। तो जैसे कि आपके घर में अगर वाईफाई लगा होगा तो आपको पता होगा वो ऑप्टिक फाइबर से लगाया जाता है और ये संचार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, पारिस्थितिक संतुलन के लिए। तो हमको किस चीज के लिए जो है विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? किसके? वनों के लिए विशाल क्षेत्र। तो भैया उसके लिए पारिस्थितिकी जो संतुलन है ये बनाए रखना है तो हमको बहुत ज्यादा क्षेत्र में पेड़ों को लगाना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल सबसे मतलब पूछा जा रहा है किस में नहीं पाया जाता है? तो ग्राउंड नट ऑयल में, बटर मिल्क में या आइसक्रीम में। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो ग्राउंड नट ऑयल जो है इसमें नहीं पाया जाएगा। बिजली का अच्छा सुचालक पूछा जा रहा है कि बिजली का जो अच्छा सुचालक है कौन सा है? कांच, कागज, तांबा या पानी। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, अगर सुचालक की बात करेंगे सबसे ज़्यादा अच्छा तो तांबा। इसीलिए जो तार होते हैं, जो तार आपके यहाँ वायरिंग की जाती है, इनके अंदर पतले पतले जो तार होते हैं ये तांबे के तार होते हैं। ये अच्छा पतले तांबे के तार क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं जिसके इसमें ये बिजली अच्छे तरीके से चलती है, इसलिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सरल क्वेश्चन है। डॉल्फिन, व्हेल, शेर या चिंकारा। तो जलीय जीव की बात हो रही तो शेर काट दीजिए, चिंकारा, हेल और डॉल्फिन बचता है तो डॉल्फिन हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और ये जो होता है ये शुद्ध जल जो होता है, मतलब गंगा में शुद्ध जल आता है ना, तो हाँ शुद्ध जल उसी में जीवित रह सकता है। ये एक लुप्त पाय प्रजाति है और इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो सूची बनी थी उसमें इसको शामिल किया गया था। और ये याद रखना, इसीलिए गंगा जब गंदी होती जा रही है तो इस तरीके के जो जीव हैं वो बिल्कुल लुप्त प्राय हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। 73 नंबर, क्या लिखा हुआ? विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो फंक, मैकुलन, होलकट या होपकिंग। तो किसने की थी? तो ये होलकट ने की थी। किसने की थी? होलकट ने। विटामिन सी की खोज जो है होलकट ने की थी। आंवला जो है वो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसमें, और इसकी कमी से जो क्या रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर 74 नंबर, पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? देखो पेट्रोलियम आग जो होती है, याद रखना, उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो आग नहीं बुझती है। क्यों आग नहीं बुझती? क्योंकि तेल या पेट्रोल जो भी होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है और आग जो है वो जलती रहती है। तो इसीलिए क्या होता है, इसके ऊपर आपको कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो उसको ढक सके, ढकेंगे तभी वो बंद हो पाएगी। तो इसलिए जैसे पाउडर हो गया, राख हो गई, बालू हो गई, मिट्टी हो गई, ये चीजें डालना बहुत वो रहता है। ठीक है, चलो तो देखिए पेट्रोलियम की आग बुझाने के लिए हमको कह सकते हैं कि जो पाउडर होता है, फोम हो गई, मिट्टी हो गई, डस्ट हो गई, राख हो गई और बालू भी हो गई, ये सब जो है जो मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन जाने को रोकें। तो यहाँ पे पाउडर भी दे रखा है, तरल दे रखा है, फोम, तरल तो हो नहीं सकता, फोम बिल्कुल सही है, यहाँ पे फोम वो हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन आपको काट देना है, बचा ए और सी, बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे। फिर चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग करता है? जिंक फास्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चूहा जो होता है मतलब चूहे को मारने के लिए जो जिंक फास्फाइड जो होता है वो आप लोग घर में रखते हैं। अब तो खैर ये बिकना बंद हो गया है ये एक तरीके का, क्योंकि भाई विषैला रसायन था और लोग इसको खा के खुद की जान दे देते, तो इसलिए अब ये लगभग ना के बराबर बेचा जाता है। अब आपको ये देखने को कहीं भी नहीं मिलता है। तो जो चूहा है विष के रूप में किसका, चूहे को मारने, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है कि चूहे को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो यह जो है फास्फोरस और जस्ता का अकार्बनिक यौगिक है। चलिए तो आज की जो हमारी क्लास है, देखिए इसमें जो पूरे 25 क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो जाते हैं
और इसी तरीके से जो हमारी और भी क्लासेस होंगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अब वो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मैं तद्भव तत्सम एक दिन करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम है वो सारे करा दूंगा, और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं करा दूंगा, और विलोम शब्द पर्यायवाची ये पोर्शन में आपको हिंदी के लिए ये मैं करा दूंगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट जहां से आ सकता है या जिनकी उम्मीद है आने की, ठीक है। तो इतना मैं आपको किसी दिन इंपॉर्टेंट पोर्शन लेके हिंदी में एक बना लूंगा वीडियो और उसको दे दूंगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, 35-25 मिनट का हो सकता है, 25 से 35 मिनट का हो सकता है, क्योंकि भाई थोड़ी सी ज्यादा चीजें होंगी तो सिंपल सी बात, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैंने 10 सिर्फ बनाए, एक 10 लेके आए विलोम शब्द, देखिए भाई 10 पढ़ लीजिए 10 में एक आ जाएगा, देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा हूं जो मैं आपको 10 में दे दूंगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक पूरा वीडियो लेके आएंगे, फिर आपको उससे कंप्लीट कराएंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।